प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 8 विज्ञान की पुस्तक आओ समझें विज्ञान, तो पाठ 1 विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। तो इस पाठ से प्रमुख बिंदुओं को हाईलाइट किया गया। उसके बाद पाठ के प्रश्न और उत्तर भी देखेंगे। तो विज्ञान एवं तकनीकी के नित नए वैज्ञानिक शोध से संचार यानी कम्युनिकेशन, शिक्षा, एजुकेशन, अंतरिक्ष, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में विभिन्न विस्तार एवं विकास हुए। इन सभी में आमूलचूल परिवर्तन हुए। कहते हैं कि जो 500 वर्षों में नहीं वो 50 वर्षों में, और जो 50 वर्षों में नहीं वो 5 वर्ष में बदल गया है। संचार के क्षेत्र में बात करें तो संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीविजन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा जिसे ईमेल कहते हैं, और इंटरनेट का प्रयोग जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति के रूप में आए, रिवॉल्यूशन। सूचना तकनीकी का प्रयोग कर भारतीय डाक विभाग ने वर्ष 2001 में नवीन डाक सेवा प्रारंभ की, जिसे ई पोस्ट का नाम दिया गया। टेक्नोलॉजी नेटवर्क के अंदर, मोबाइल के अंदर बात करें तो स्मार्टफोन आया, स्मार्ट मोबाइल, और 3G थर्ड जनरेशन, 4G फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी आई। अब 5G भी आने वाली है। संचार के क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई जिसे वायरलेस फाइडेलिटी कहते हैं, एवं वाई मैक्स तकनीकी भी वैज्ञानिक की अद्भुत देन है। बिना किसी वादा के वीडियो क्लिपिंग व मनोरंजन का आदान प्रदान अब संभव हो सका। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का प्रयोग शुरू हुआ। इसके अंतर्गत ICT कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षण सामग्री प्रक्रिया के माध्यम से सीखने का अवसर प्राप्त। पहले हम लोग सीखते थे, लेकिन अब कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए सीखते हैं, जिससे हम कम समय में ज़्यादा और गुणवत्तापरक सीख सकते हैं। ICT का प्रयोग करते हुए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा तथा संस्थापन, जीविका और ज्ञान आधारित समाज की बढ़ोतरी में सृजनात्मक दृश्य तैयार करना है। अब हम लोग बात करेंगे ICT के अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों, ई किताबों के प्रयोग का भी चलन बढ़ा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, जी हाँ, तीसरा, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसे इनक्वेस्पार कहा गया था, एवं नवंबर 1969 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो कहा गया, का गठन हुआ। पहले एक छोटे से रॉकेट प्रक्षेपण से शुरुआत की गई। अब हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट एवं भारतीय दूर संवेदी उपग्रह IRS जैसी अत्याधुनिक उपग्रह प्रणाली मौजूद हैं, और इनके माध्यम से हम लोग दूर संचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान, प्राकृतिक चेतावनी आदि प्राप्त करते हैं। अगर बात की जाए तो भारत ने 2 प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यानों की भी व्यवस्था की है। उनमें से एक ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी जिसे PSLV कहते हैं, PSLV, और दूसरा GSLV जिसे भूस्थितिकी उपग्रह प्रक्षेपण यान कहते हैं, GSLV, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो PSLV, GSLV हम लोग याद करेंगे। सितंबर 2004 में भूस्थितिक उपग्रह प्रक्षेपण यानी GSLV F1 द्वारा प्रक्षेपित एडुसैट भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। ये भी जान लें, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला भारती, और प्रथम चालक रहित विमान लक्ष्य। इधर हम बात करें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान मंगलयान चंद्रयान 1 के सफल परीक्षण में भी सफल रहा। अब बात करेंगे हम लोग अपनी रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में क्या विकास हुआ। तो सबसे पहले DRDO जिसका गठन किया गया, जिसका अर्थ है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, और इसका उद्देश्य है सतह से सतह जो हम लोगों ने ये हमारा संगठन है, मिसाइल करने वाली पृथ्वी, जिसका नाम पृथ्वी अत्याधुनिक प्रणाली में युक्त मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, और विमानों के लिए फ्लाइट सिमुलेटर, चालक रहित लक्ष्यवेदी विमान, बैकून वैरेज प्रणाली आदि DRDO की प्रमुख नवीनतम उपलब्धियां हैं। DRDO की वैकून वैरेज प्रणाली, फ्लाइट सिमुलेटर, अर्जुन टैंक, पृथ्वी मिसाइल। हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर कलाम ने
1948 में पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक भूमिका अदा की थी और इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। रक्षा के क्षेत्र में INS कोच्चि और अरिहंत आदि युद्धपोतों का भी प्रयोग किया जा रहा है। अब चिकित्सा की बात करें, यहाँ पर किन नवीन तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है, तो स्कैनर, एक्सरे, एंडो, इसको पहले रोगियों की जांच के लिए योजनाएं थी, विधियां थी। अब रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसे CT कहते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस जिसे MRI कहते हैं, और सोनोग्राफी, ये चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम उपलब्ध। और अब तो 5-6 घंटे के अंदर विश्व के किसी भी डॉक्टर से संपर्क कर मरीज के उपचार के लिए उचित सलाह ली जा सकती है। चिकित्सा के नवीन उपलब्धियों में अंग प्रत्यारोपण तकनीक, हीमोडायलिसिस और प्रोस्थेसिस आदि भी हैं। अगर कृषि के क्षेत्र में बात करें तो अब हमारे यहाँ कृषि एवं उद्यान के क्षेत्र में हरित क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति आदि विभिन्न योजनाओं के द्वारा क्रांतिकारी सफलता प्राप्त हुई है। जैव पीड़क, कीट नियंत्रण विधि एवं नाइट्रीकरण निरोधक का भी प्रयोग हो रहा है एवं जहां जल का अभाव है वहां सिंचाई के लिए छिड़काव तंत्र व ड्रिप तंत्र का भी प्रयोग हो रहा है। अगर परिवहन के क्षेत्र में बात करें तो आज मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन आदि जैसी योजनाएं हमारे पास हैं, मोनोरेल आदि। अब प्रदूषण ना हो तो अब सड़क पर अब ई-रिक्शा भी चल रहे हैं। विनिर्माण के क्षेत्र में बात करें तो विनिर्माण का अर्थ होता है कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तन करना, ये विनिर्माण है। विनिर्माण क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था की संपन्नता का जनक होता है। जहां विनिर्माण उद्योग अच्छी अवस्था में होते हैं, मान लिया जाता है कि वहां की अर्थव्यवस्था भी अच्छी है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में विनिर्माण क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय विनिर्माण और निवेश क्षेत्र की स्थापना, व्यापार के नियमों की उच्च संगत और सरल बनाना, बीमार इकाइयों को बंद करने की व्यवस्था, औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के उपाय बढ़ाना। उद्योग की क्षेत्र की बात करें तो इसमें खनन उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कपड़ा उद्योग, रत्न एवं आभूषण उद्योग, वाल्को, हिंडाल्को, नाल्को आदि योजनाएं। ONGC ऑयल पेट्रोलियम उद्योग के कारखाने, मथुरा में मथुरा रिफाइनरी है और इस समय मेक इन इंडिया योजना भी शुरू की जा चुकी। ऊर्जा के क्षेत्र में बात करें तो आज कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का प्रयोग हम कर रहे हैं। लेकिन नवीकरणीय स्रोतों की बात करें तो आज हमारे पास सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोगैस, समुद्री, नाभिकीय एवं भूतापीय ऊर्जा हैं और इनको बढ़ावा देना चाहिए। चित्र में आप देख रहे हैं नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत। इसी क्रम में पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन योजना की भी शुरुआत हो गई। व्यापार एवं वाणिज्य की बात करें तो व्यापार का अर्थ होता है क्रय और विक्रय एवं वाणिज्य का अर्थ है धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय और विक्रय। और इसके अंतर्गत देखा जाए तो ई-कॉमर्स के रूप में प्रचलित है ई व्यवसाय। ई वाणिज्य में मोबाइल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, इंटरनेट विपणन, ऑनलाइन लेन देन प्रसंस्करण, सूची प्रबंधन आदि। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन आदि जैसी कंपनियां ई कॉमर्स कंपनियां हैं। ई गवर्नेंस की बात करें तो सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ही ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। 18 मई 2006 में शुरू राष्ट्रीय ई शासन NEGP के तहत संपूर्ण भारत में साझा सेवा केंद्र CSC स्थापित किए गए और ये साझा सेवा केंद्र आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित कर सहज, सुलभ और उनके घर तक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का अथक प्रयास कर रहे हैं। डिजिटल शासन का अर्थ सभी प्रकार की शासन संबंधी जानकारियों का डिजिटलाइजेशन। चलिए पाठ के प्रश्न और उत्तर देखते हैं। आधुनिक संचार का माध्यम इंटरनेट। खा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई। गा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का प्रारंभ हुआ 2004 में। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं सौर ऊर्जा। व्यापार का अर्थ क्रय और विक्रय। मोनोरेल, मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन परिवहन के नवीन साधन हैं। स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि ई कॉमर्स कंपनियां हैं। ICT योजना का प्रारंभ 2004 में हुआ। 3G और 4G संचार की नई टेक्नोलॉजी, नए साधन हैं। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि संचार का साधन। ICT यानी कि शिक्षा के स्तर में सुधार। IRS यानी कि भारतीय सुदूर संवेदन गृह। रक्षा एवं प्रतिरक्षा यानी कि DRDO। भूरी क्रांति यानी उर्वरक के क्षेत्र में। राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? 1962 में। प्रक्षेपण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया जाता है?
तो इसके अंदर हम सैटेलाइट का प्रक्षेपण करते हैं। 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे? तो 20वीं सदी में सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, पवन ऊर्जा। NEGP की शुरुआत कब हुई? तो NEGP की शुरुआत 18 मई 2006 को हुई। भूतापी ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? ये नवीकरणीय ऊर्जा है। इसरो का गठन कब हुआ? तो इसरो का गठन 1 नवंबर 1969 को हुआ। विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? तो विनिर्माण का अर्थ है कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक से अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। और ये हस्तकला से लेकर उच्च तकनीकी तक बहुत सी मानवीय गतिविधियां आ जाती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ICT की क्या भूमिका है? शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना को शुरू किया गया। इसके अंदर छात्रों को मुख्यतः अपनी ICT कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं। प्रश्न 8, ई-गवर्नेंस क्या है? सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ही ई-गवर्नेंस या ई-शासन कहलाता है। ई-गवर्नेंस का आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं? अब हमें बिल भरना हो, दाखिला लेना हो, जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनवाना हो, तो ये सभी सुविधाएं यहाँ से हमें प्राप्त हो जाती हैं। प्रश्न 9, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में ई-कॉमर्स की क्या भूमिका है? तो नवीनतम तकनीकी के अंतर्गत व्यापार एवं वाणिज्य ई-व्यवसाय ई-कॉमर्स के रूप में प्रचलित हैं। ये इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन होता है। इसके अंतर्गत न केवल खरीदना और बेचना बल्कि ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग भी शामिल है। तो ये था आपका पहला पाठ। अगला पाठ मानव निर्मित वस्तुओं के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को प्यार